Good morning, everyone. Students, we have started chapter 11th, Path to Modernization, and in which we were discussing about जापान कि बच्चे जापान की जो है हिस्ट्री क्या थी। पहले सबसे पहले वहाँ शोगुन्स थे। नो डाउट एम्परर्स वर देयर बट दे वर नॉट कैपेबल टू हैंडल ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। दैट इज़ वाई शोगुन्स केम। इट मीन्स द तोकुगावा family, and finally they start ruling over 250 domains. And then shoguns, they hired the daimyos. And who were daimyos कौन थे जिन्हें अपॉइंट किया गया था ईडो, जो कैपिटल थी उस टाइम टोक्यो को ईडो बोलते थे, कि उसकी जो डोमेन लैंड है वहाँ से वो टैक्सेशन चार्ज करेंगे अंडर द डिफरेंट लैंड सर्वे टैक्सेशन सिस्टम जो जापान ने अडॉप्ट किया था। देन बचे जो समुराइज थे, दे ऑलवेज सपोर्टेड द शोगुन्स, बिकॉज कहीं ना कहीं जो शोगुन्स थे वो समुराइज पे ट्रस्ट करते थे, और समुराइज भी यही चाहते थे कि शोगुन्स जो है वो सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम संभाले। एंड बच्चे फिर जैसे जैसे टाइम बीता, धीरे धीरे जो शोगुन्स थे उन्होंने थोड़ा सा फ्रीडम, थोड़ी सी ऑटोनॉमी दी समुराइज को। समुराइज दे कुड यूज द स्वॉर्ड ऑल्सो। एंड इसके बाद बच्चे फिर पहले वो सिर्फ 250 डोमेन्स जो है उस पर रूल करते थे, अब धीरे धीरे और बढ़ती गई उनकी टेरिटरीज। और बचे जो डैन्योज हैं उनको ऑटोनॉमी दे दी गई। ऑटोनॉमी का मतलब है अब जो है वो टोक्यो के बाहर भी लैंड पे टैक्सेशन चार्ज कर सकते हैं, रूल कर सकते हैं। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम द पॉपुलेशन ऑफ जापान ऑल्सो स्टार्ट इंक्रीजिंग। लेकिन बच्चे फिर मैंने आपको बताया था कि जापान में एक जिसे बोलते हैं ना क्राइसिस आ गया था, क्योंकि जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया था जापान ने, तो जापान ने मेनली जो है पेमेंट गोल्ड में करना स्टार्ट कर दी थी, ना कि करेंसी में। इस वजह से तोकुगावा फैमिली ने अपने जापान के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा दी, जिसकी वजह से जो बिजनेस क्लास थे वो हैप्पी नहीं थे शोगुन से। एंड देन बचे इसके बाद फिर बहुत सारे चेंजेस हुए और मेजी रिस्टोरेशन हुआ। मेजी रिस्टोरेशन का मतलब है मेजी गवर्नमेंट का आना। एक यूएसए से एक पर्सन, कमांडर मैथ्यू पेरी, वो आए थे कहाँ पे, जापान में, एक ऑफ़र लेकर कि जापान को जो है अपने डिप्लोमेटिक ट्रेड रिलेशनशिप इम्प्रूव करने चाहिए यूएसए के साथ। बट बच्चे जापान वॉज ऑलरेडी अवेयर अबाउट द कॉलोनियलिज्म पावर इन इंडिया, इन फिलीपाइंस, इन साउथ अफ्रीका। दैट इज़ वाई दे रिजेक्टेड दिस ऑफ़र। और जैसे ही उन्होंने ये ऑफ़र रिजेक्ट किया, वहाँ पे भी जापान और जापानीज़ के बीच में एक कॉलोनियलिज्म का फियर बैठ गया कि कहीं बाहर की कोई पावर जो है आकर हमें कैप्चर ना कर ले। इस वजह से बच्चे उन्होंने नेशनलिज्म को भी प्रमोट किया। एंड फिर आई मेजी रिस्टोरेशन। मेजी रिस्टोरेशन मीन्स जो शोगुन से उनको डीथ्रोन कर दिया गया, और एम्परर्स को जो है दोबारा लेकर उनकी वैल्यू दोबारा लाई गई। और बच्चे बहुत से मेजी गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स किए, जैसे एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई, ट्यूशन फ़ी बहुत कम रखी गई, जापान की हिस्ट्री को प्रमोट किया गया। ये हम सब पढ़ चुके हैं। और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी लाई गई, मतलब जो एम्परर्स जिनको पहले पूछा नहीं जाता था डिसीजन लेते टाइम, अब सारी की सारी मिलिट्री क्या दी थी, उनके अंडर कर दी थी। नाउ बच्चे, इन दिस वीडियो we will discuss again the reforms by the Meiji government, but we will discuss the economic reforms. पहले बच्चे हमने जो है रिफॉर्म्स चेंज किए थे, रिफॉर्म्स जो पढ़े थे वो थे एजुकेशन से रिगार्डिंग। लेकिन अब जो है हम पढ़ेंगे इकोनॉमी, मॉडर्नाइजिंग द इकोनॉमी। जापान की इकोनॉमी का जो ग्राफ अपवर्ड गया है वो कैसे गया है। एज वी ऑल नो बच्चे, जापान इज़ अ सी लॉक कंट्री। सी लॉक कंट्री मीन्स चारों तरफ से सी से घिरा हुआ है, ना कि लैंड से। तो इस वजह से बच्चे जापान के पास ऑप्शन क्या है कि वो सी रूट्स के थ्रू जो है अपना ट्रेड कर सकता था। लेकिन मैंने आपको बताया शोगुन्स ने, तोकुगावा फैमिली ने कुछ रिस्ट्रिक्शन डाल दी थी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, कि जितना भी पेमेंट होगा वो करेंसी में होगा, वो गोल्ड में नहीं होगा। इस वजह से जापान जो है, जापान के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो खुल के इतना ट्रेड कर नहीं पा रहे थे, और बाकी कंट्रीज़ के साथ अपना ट्रेड रिलेशनशिप इम्प्रूव नहीं कर पा रहे थे। अब बच्चे क्या हुआ जापान में, 1870 से 1872, इन 2 साल के अंदर अंदर रेलवे लाइन आई फ्रॉम ईडो टोक्यो टू योकोहामा। और बच्चे जैसे ही रेलवे इंट्रोड्यूस हुई,
जापान को बहुत बेनिफिट हुआ इस रेलवे सिस्टम से। क्यों? क्योंकि उनका जो ट्रेड चलता था, चलो जापान के अंदर अंदर भी चलता था, तो रेलवे ने उसकी हेल्प की कि गुड्स ट्रांसफ़र हो सके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसके साथ साथ बच्चे मशीनरी भी इंपोर्ट करने लगे। मैंने आपको बताया था बच्चे, तोकुगावा फैमिली ने बहुत सी सिल्क इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया था। क्योटो जो है वो फेमस है वर्ल्ड सिल्क के लिए। तो बच्चे जब उन्होंने सिल्क इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की तो उन्होंने मशीनरीज भी इंपोर्ट करना स्टार्ट की। मशीनरी इंपोर्ट मतलब अब उनको था कि हमारे पास परफेक्ट मशीनरी आनी चाहिए सिल्क इंडस्ट्री के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, ताकि हम सेल्फ रिलायंस बन जाए, हम किसी पे डिपेंड ना हो। देन बच्चे इसके बाद जो एजुकेशन कंपलसरी की गई थी, उस एजुकेशन को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए उन्होंने टीचर्स को, ट्रेनर्स को बाहर से यहाँ बुलाया, ताकि जो जापान के स्टूडेंट्स हैं उनको सब कुछ मतलब बहुत अच्छे टीचर्स मिले। और बच्चे इवन उस टाइम पे ना जापान के स्टूडेंट्स को बाहर भी भेजा जाता था पढ़ने के लिए। और इसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें भी पता लगे किसके बारे में, उन बाहर के लोगों की, बाहर के लिटरेचर के बारे में। और इस वजह से बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट्स को अब्रॉड पढ़ने के लिए भेजा गया। और बैंकिंग सिस्टम बहुत इम्प्रूव हुआ। बैंकिंग सिस्टम इम्प्रूव होने का मतलब है बच्चे, जहाँ पहले जापान में लोन बहुत कम दिए जाते थे, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था, माइग्रेंट्स आना स्टार्ट हो गए थे, मतलब जापान की जो इकॉनमी है वो फ्लरिश हो रही थी इस टाइम पे। तो बैंकिंग सिस्टम में ये चेंज हुआ कि पहले जो लोन ईजिली अवेलेबल नहीं हो पाते थे, अब जो है ईजिली लोन जो है अवेलेबल होने लगे। इसके बाद बच्चे जो ये दो कंपनीज़ है, मैथुबिशी एंड सुमिटोमो, आपने नाम सुना होगा स्पेशली मैथुबिशी का। इसके एसी, इसके टीवी बहुत इंडियन मार्केट को कैप्चर किए हुए हैं। उस टाइम पे बच्चे ये जो दो कंपनीज आई थी, ये गवर्नमेंट के अंडर थी, और गवर्नमेंट ने इनको क्या काम सौंपा था उस टाइम पे? वेसल्स बनाने का। लार्ज वेसल, वेसल का मतलब मैं यहाँ बर्तन नहीं कह रही हूँ बच्चे, यहाँ पे वेसल्स का मतलब है शिप्स बनाने का। क्योंकि जापान चाहता था कहीं ना कहीं कि जो उनका ट्रेड चले और जो शिप्स यूज़ हो वो भी उनकी खुद की हो, रेंटेड ना हो। इस वजह से उन्होंने शिप्स बनाना स्टार्ट की। और फिर आया जाइबेत्सु का सिस्टम। जाइबेत्सु सिस्टम क्या है? सिंगल फैमिली दे कैन रन देयर ओन बिजनेस। जो आज बच्चे हम टाटास का, अंबानीज का नाम सुनते हैं ना, जो खुद के बेस पे, मतलब विदाउट द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, एक अपनी उन्होंने इंडस्ट्री, उन्होंने अपना एक बिजनेस सेटअप किया है। ये जापान से जो है जाइबेत्सु सिस्टम स्टार्ट हुआ था। यही सिस्टम जिसको आज हम सिंगल ओन बिजनेस कह रहे हैं ना, वो जापान से स्टार्ट हुआ था। जापान ने कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर हो, एक पर्टिकुलर पर्सन अपना पैसा जो है लगा सकता है और अपना बिजनेस क्या कर सकता है, फ्लरिश कर सकता है। और बच्चे इसके साथ साथ ही जापान की जो पॉपुलेशन है, इन 1872 इट वाज 35 मिलियन, एंड नाउ इट इज़ इन 1920 से लेके 1955 तक ये 55 मिलियंस हो गई। इसका मतलब है बच्चे, जापान कहीं ना कहीं फ्लरिश करने लगा। ऐसा नहीं है कि जापान में ही माइग्रेंट्स आ रहे थे, इवन जापान अपनी टेरिटरीज को भी क्या कर रहा था, एक्सपेंड कर रहा था। हवाई हो गया, ब्राज़ील हो गया, होक्काइडो हो गया, जहाँ पे इनू लोग रहते हैं, जापान ने अपनी टेरिटरीज यहाँ तक भी जो है बढ़ाई। और बच्चे 1925 के एक डाटा जो आपकी बुक में गिवन है, 21% पर्सन दे वर लिविंग इन द सिटीज़। 1925 तक आते आते सिर्फ 21% लोग जो हैं सिटीज़ में रहते थे, लेकिन 35 के अंदर अंदर ये 10% से ऑलमोस्ट बढ़ गया। 32% लोग जो है सिटीज़ में रहने लगे। और अब इसका 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा हुआ क्यों? पॉपुलेशन तो बढ़ी, लेकिन सिटीज़ की तरफ ज़्यादा क्यों बढ़ी? क्योंकि बच्चे सिटीज़ में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा था, सिल्क इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है ग्रोथ ज़्यादा थी। इस वजह से कंट्री साइड की कंपैरिजन में सिटीज़ में पॉपुलेशन क्या थी, इंक्रीज़ होने लगी। और फिर बचे इसके बाद, क्योंकि अब हमने जापान की इकॉनमी भी पढ़ ली, अब बचे फिर हम आएंगे सीधा 1945 पे। 1945 में आप सबको पता है जापान में नागासाकी पे और हिरोशिमा पे यूएसए ने बॉम्ब गिर दिए थे। और उसका एक रीज़न क्या था? क्योंकि बच्चे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंडर सबसे पहले यूएसए ने बॉम्ब नहीं गिरे, पहले जापान ने गिरे हैं बॉम्ब, उसके बाद फिर यूएसए ने नागासाकी एंड हिरोशिमा पे बॉम्ब गिरे, जिसकी वजह से जापान में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई।
और बच्चे बहुत सारे लोग मारे गए और कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी है वो डाउन आ गई। लेकिन आज भी हम जापान को क्या बोलते हैं, एक डेवलप्ड नेशन बोलते क्या है, जापान एक्चुअल है डेवलप्ड नेशन। उसके पीछे का रीज़न क्या है बच्चे, जो 2 बॉम्ब गिरने के बाद भी जापान इतनी जल्दी जो इम्प्रूव हो गया, उसका रीज़न है एक कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज करना एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में ह्यूमन रिसोर्स को इतना यूटिलाइज नहीं किया जाता जितना जापान में किया जाता है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ से, एजुकेशन पॉइंट ऑफ से, ट्रेनिंग स्किल पॉइंट ऑफ से ह्यूमन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। शायद इस वजह से ही जो है जापान एक डेवलप्ड नेशन है। सो स्टूडेंट, आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। बच्चे चाइना का टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके थे। जापान में सिर्फ यही टॉपिक है, इससे ज़्यादा आपकी बुक्स में टॉपिक नहीं है। सो आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी। थैंक यू स्टूडेंट्स।